हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंड टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो ये आज का एडिटोरियल पेज है हमारे हिंदू का। देखिए यहाँ पे नीचे एक आर्टिकल आया हुआ है, अ डिफरेंट स्लैम। ये जो आर्टिकल आया है ना, ये आपका टेबल टेनिस से रिलेटेड है। सॉरी, टेबल टेनिस बोल दिया, टेनिस से रिलेटेड है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यूएस ओपन के अंदर ना पहली बार ये भी एक चेंज हुआ है कि जो कोचेज हैं वो ड्यूरिंग द मैच जो है वो प्लेयर से मिल सकते हैं। इससे पहले ये चीज़ नहीं होती थी। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने वाली बात थी, बता दिया मैंने, कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ये आर्टिकल है, नया टॉपिक है, हमने आज तक कभी डिस्कस नहीं किया है, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है एग्जाम के लिए। उसके अलावा यहाँ पे एक एससीओ से रिलेटेड आर्टिकल आया है, थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एससीओ को हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है। यहाँ पे एक पेटेंट से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। और पार्ट ऑफ पैटर्न जो है ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। बेसिकली जो अभी बनारस में चल रहा है, कल कोर्ट का एक आदेश भी आया है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, हमने देखा हुआ है, तो इसको फिर हम वापस से डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2023 के लिए आप क्लैट पॉइंट का विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हमारा है, दिसंबर में जो पेपर होने वाला है उसके लिए। एनएलएसएट 2023 की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र बैच है। क्लैट यूजी ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू द DULLB का कोर्स जो है हमारा, ठीक है। क्लैट यूजी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं उनको हमारा एवेंजर बैच मिल सकता है, वो चाहें तो ले सकते हैं। क्लैट पीजी 2024 के जो तैयारी कर रहे हैं दे कैन बाय आवर चैंपियंस बैच। क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स आप अपने घर मंगा सकते हो, जिसके अंदर आपको बुक्स मिलेंगी, 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आप इन किसी भी एग्ज़ाम्स की मॉक्स हमसे जो है वो परचेस कर सकते हैं। करना क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया, डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अगर आप किसी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनके डेमो क्लासेस देखिए, वहाँ से इनरोल करिए। कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप हमारे टीम को भी कॉल करके ज़्यादा जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। पहले एक आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस से उठा रहे हैं। ये भारत के नॉर्दर्न स्टेट्स एंड साउदर्न स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है ना, अभी वो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, अभी कुछ समय पहले कुछ प्रोटेस्ट हमने देखने को मिली थी, जैसे कि फार्म लॉ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिली थी। फिर हमने अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखी थी। साथ ही साथ अगर आप 1975 के इमरजेंसी की बात करो तो उस समय के भी हम एक हालातों को देखेंगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि भारत के जो साउथ के स्टेट्स होते हैं ना, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जितनी कि नॉर्दर्न स्टेट्स में किसी भी वायलेंस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिक एक रीज़न तो ये कि थोड़ा सा एजुकेशन वाला सीन जाता है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी है, लेकिन इतनी नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ा सा डिवाइड करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्रीज जो हैं वो दोनों रीजन्स की काफ़ी अलग हैं। साउथ वाले में इकोनॉमिकली जो हैं कंपेरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट से बेटर कर रहे हैं। पॉपुलेशन जो है साउदर्न स्टेट्स की इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी कि नॉर्दर्न स्टेट्स की बढ़ रही है। पॉपुलेशन का साउदर्न स्टेट्स का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि आपकी नॉर्दर्न स्टेट्स की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें, हेल्थ, एजुकेशन, सब में साउथ के स्टेट्स बेटर कर रहे हैं नॉर्थ के स्टेट से। वहीं पे साउदर्न स्टेट्स का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो उस लेवल पे नहीं है जितना कि नॉर्दर्न स्टेट्स में है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि साउदर्न स्टेट्स में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, वो लोगों पे उस लेवल का नहीं होता जितना कि नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस का होता है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कहा तो लोग वो करने लग जाते हैं, लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल अंधा भक्त होकर फॉलो किए जा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। अब थोड़ा सा देखो, इसका प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या होता है, इसीलिए साउथ के स्टेट्स ना थोड़ा सा काफ़ी समय पे आवाज़ उठाते हैं इस चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस कमीशन है ना, वो सेंट्रल रिसोर्स, जो सेंट्रल का गवर्नमेंट का जो फंड होता है ना, उसको अलोकेट कैसे करती है, वो अपने हिसाब से करती है कि कहाँ पे जो है ज़्यादा जनसंख्या है या कहाँ पे ज़्यादा जो है चीज़ें जो हैं वहाँ पे नीडेड हैं, कहाँ से ज़्यादा टैक्स आ रहा है। तो साउदर्न स्टेट्स का ये कंसर्न रहता है कि भैया हमारे यहाँ पे हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमें फंड कम अलोकेट होगा। हमारे यहाँ पे इकोनॉमी बेटर है, तो ऐसा थोड़ा ही कि हमारे आप हमको जो है उसका हमें नुकसान ही हो जाएगा। देखो जीएसटी में क्या हो गया, जब से जीएसटी आया है ना, तब से एक दिक्कत ये हुई है कि अब जहाँ पे कंज्यूम होगा ना,
वहाँ पे उस स्टेट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। पहले क्या होता था, जहाँ पे प्रोड्यूस होता था, तो साउथ में ना इंडस्ट्रीज बहुत हैं, तो पहले प्रोड्यूस वहाँ पे होता था, तो ये स्टेट्स टैक्स ज़्यादा कमाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब कंज्यूमर के साइड में चला गया है। तो जिस स्टेट्स में कंज्यूम ज़्यादा होता है, जो कि नॉर्थ स्टेट्स हैं आपके, वहाँ पे ज़्यादा टैक्स मिल रहा है स्टेट्स को। तो साउथ के स्टेट्स को ये दिक्कत होती है कि हमारे यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा देखिए 2031 आते आते, देखिए 2031 का जब सेंसस है ना, उसके बाद पार्लियामेंट 2025 में भी होना है। अगर 2025 में नहीं होता है तो 2031 में तो इसको करना ही पड़ेगा। सेंसस के बाद होना क्या है कि जो सीट्स इन पार्लियामेंट है ना, वो कम ज़्यादा होनी है 2031 के सेंसस के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि साउथ के स्टेट की संख्या कम है, तो फिर वहाँ पे संख्या कम भी हो सकती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, या उस लेवल पे ना बढ़े जो आपके नॉर्थ के स्टेट्स की बढ़ेगी। तो साउथ के स्टेट्स इस पे भी क्वेश्चन करते हैं कि यार हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे यहाँ चीज़ें बेटर चल रही हैं, उसका हमें दुष्परिणाम हो रहा है। वैसे तो ये अभी दूर है 2031, लेकिन बात तो सही है, और आज नहीं तो कल इस पे भी सोचना पड़ेगा सरकारों को। इसके बाद देखिए एससीओ के बारे में सब कुछ हमने देखा हुआ है, कुछ रिपीट नहीं करेंगे। आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत जो है ना वो मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है। मल्टी अलाइनमेंट क्या होता है? मल्टी अलाइनमेंट मतलब देखो, इंडिया आज की डेट में ब्रिक्स का पार्ट है, एससीओ का पार्ट है, फिर क्वाड का पार्ट है, ठीक है, G20 का भी मेंबर है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे चाइना है, क्वाड में यूएस है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि भारत जो है ना फिलहाल अब किसी एक ग्रुप का बंदा रह के नहीं रह गया है। भारत जो है आज की डेट में मल्टी अलाइन कर रहा है, वो अलग अलग कंट्री से 1 to 1 अलाइनमेंट कर रहा है, अलग अलग कंट्री से रिलेशन कर रहा है, वो किसी एक ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाह रहा है। तो ये आर्टिकल कह रहा है, जो कि एक अच्छी बात भी है, और वही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए पेटेंट इकोसिस्टम पे एक आर्टिकल निकला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि व्हेन यू विल गेट एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन जो कि आपके द्वारा किया गया है, ठीक है। अब वो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। अब आपने किसी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला हो किसी प्रॉब्लम का, या कुछ भी नई टाइप की चीज़ इन्वेंट करी हो, तो ये वाली चीज़ होती है। अब पेटेंट में प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे कंट्री में, उसके ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है। देखो क्या हो रहा है, अभी एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम बोलते हैं EAC-PM, कि अभी इंडिया को पेटेंट इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और एक पेटेंट इकोसिस्टम अच्छे लेवल पे बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया? कुछ आंकड़े देखो सामने आए हैं, जैसे कि अभी ये बोला गया है कि फर्स्ट टाइम द नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन बाय रेजिडेंट्स हैज सरपास्ड दैट ऑफ फॉरेन एप्लीकेशंस। मतलब भारतीयों की पेटेंट की रिक्वेस्ट ज़्यादा आई है कंपेरेटिवली टू द फॉरेनर्स। और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की माने तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि पेटेंट एप्लीकेशन के अंदर भारतीय लोगों का जो कोटेशन मतलब पोर्शन है, संख्या जो है वो बढ़ गई है कंपेरेटिव टू द फॉरेनर्स, जो कि पहले होता था। लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मतलब ये तो प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन पेटेंट इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई है। कैसे? पेटेंट एप्लीकेशन टू द इंडियन पेटेंट ऑफिस हैज इंक्रीज बाय 48% बिटवीन 2010 से 11 का कंपेयर कर लो का 2020 से 21 पे, ठीक है। पर अब कुछ आंकड़े देखना, आप आंकड़े ये हैं कि पहले ना 5186 जो हैं वो पेटेंट जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाते थे 2010 से 11 के बीच में, जो कि अब 23,291 पे आके आंकड़ा अटक गया है ऑन अकाउंट ऑफ नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट। अब ये हो गया है सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 एंड 21 सब क्लॉज 1 जो पेटेंट एक्ट का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन प्रावधान ये कि आप फिर से रीअप्लाई करिए, जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं या जो भी पेटेंट अथॉरिटीज़ को सही नहीं लगा है उसको चेंज करके, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे हो क्या रहा है ना, लोग रीअप्लाई नहीं करते, लोगों को लगता है फिर से फंस जाएगा मामला, डॉक्यूमेंटेशन है। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ऑल्दो आई एम ए लॉ ग्रेजुएट, मैंने लॉ पढ़ी हुई है, मुझे पता है सारी चीज़ें। अभी आज से 8-9 महीने पहले ना, 9 महीने पहले पता नहीं क्यों पहले बोल रहा हूँ, 9 महीने पहले हम लोग जो है ना क्लैट पॉइंट का ट्रेडमार्क लेने गए थे। तो मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो वकालत कर रहे हैं, अभी लिटिगेशन में हैं। तो मैंने उनमें से किसी को भी एक को फ़ोन घुमाया था। तो मेरी क्लासमेट हैं जोया, उन्होंने NLSIU LLM किया हुआ है, तो शी इज़ परसुइंग लिटिगेशन इन दिल्ली। तो मैंने उनके थ्रू हमारा ट्रेडमार्क लेने का पूरा प्रोसेस किया। पर अभी
मतलब वो प्रोसेस ना बहुत लेंदी होता है। जैसे अभी मेरे को पहले होना क्या चाहिए यार, ऑनलाइन है अप्लाई कर दो खत्म, पर ऐसे नहीं होता है। यही तो एक प्रॉब्लम है। मतलब यही एक, जब आप किसी चीज़ में घुसते हो ना तो आपको समझ में आता है कि कितना बवाल है। तो ये जो प्रोसेस है ना, पेटेंट में भी यही चीज़ें होंगी और इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। बेसिकली इस आर्टिकल के थ्रू ये कहने की कोशिश करी जा रही है। कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे लिखे हुए हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है इस पर पूरा फोकस करो। इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर एग्जाम। एन इम्प्रूव्ड बिल बट स्टिल कॉन्टिन्यूस, क्या है मामला, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर पहले जो बिल था ना उसका नाम था इंडियन पोर्ट एक्ट, बिल बोल रहा हूं, पहले जो एक्ट था उसका नाम था इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। ये इंडियन पोर्ट बिल जो है ना आपका, ये इसी को चेंज कर रहा है, इसी को चेंज करने के लिए लाया गया है। इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये आया हुआ एक कानून था। इसको चेंज करेगा इंडियन पोर्ट्स बिल 2022। ऑल्दो अभी इसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, सही है गलत है, लेकिन इंडियन पोर्ट्स बिल एक कोशिश है जो इतना पुराना एक्ट है उसको चेंज करने की। 110 साल बाद कोई लॉ चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। थोड़ा समझते हैं इस बिल के बारे में, उस पर आएंगे। उससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज हुई हुई हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मेजर और माइनर पोर्ट क्या होता है ना, ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो भारत के अंदर जो पोर्ट्स है ना वो दो तरीके से क्लासिफाइड हैं, मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट करता है, जो इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के थ्रू चलता है। तो भारत के अंदर जो 12 मेजर पोर्ट हैं वो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के थ्रू गवर्न होते हैं एंड ओन्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल द माइनर पोर्ट्स आर गवर्नड अंडर द इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 एंड आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी हमने यहाँ पे चीज देखी कि जो इंडियन पोर्ट एक्ट है ना ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए है, माइनर पोर्ट के लिए है। मेजर पोर्ट जो है वो आपका मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के थ्रू चल रहा है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं इस बिल के ऊपर कि बिल क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो पहला तो इस बिल में एनवायरमेंटल कॉम्प्लाइंस की चीजें डाली गई हैं। एनवायरमेंटल कॉम्प्लाइंस से क्या मतलब है, द बिल विल इंश्योर द प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ पॉल्यूशन एट पोर्ट्स। सब मिला के देखो, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो पॉल्यूशन कम करने के लिए करा गया है, ठीक है, खत्म बात हो गई। इंडिया देखिए मार्पोल का जो है कन्वेंशन भी साइन किया हुआ है। मार्पोल मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। तो अगर आपने वो किया हुआ है तो फिर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए आप कदम तो उठाएंगे, तो वही यहाँ पे करा जा रहा है। कुछ और भी चेंज प्रपोज किए गए, जैसे कि स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाया जाए। क्या बनाया जाए, एक स्टेट मैरीटाइम बोर्ड बनाया जाए, ठीक है, फॉर नॉन मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। प्रोवाइड एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी का डिस्प्यूट हो जाए, तो जैसे कि जल्दी से कुछ सॉल्व हो जाए तो उसके लिए एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म जो है वो लाया जाए, ठीक है। मतलब जैसे कि कोर्ट वोट ना जाना पड़े, एक प्रॉपर एक अलग से रिड्रेसल फोरम बना दो, जैसे कंजूरम फोरम होता है इस तरीके का, और वहाँ पे चीज़ें जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएं। नेशनल काउंसिल बनाई जाए जो सबको मिलकर रेगुलेट करे। मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट फंड बनाने की बात करी जा रही है। इस बिल का बेनिफिट क्या है, तो इट विल इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कोस्टलाइन ऑफ इंडिया, एड्रेस लॉजिस्टिक बॉटलनेक एंड हेल्प इंडिया एमर्ज एज अ मेजर ट्रेडिंग हब। सब मिला के ये भारत के जो पोर्ट्स एंड एवरीथिंग है इसको आगे बढ़ाने का काम करे, ठीक है। भारत के पोर्ट्स की अभी पोजीशन क्या है, तो मैंने 12 बोला था, देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स। अगर आंकड़ा अपडेट हुआ होगा ऊपर नीचे हो सकता है, चेक कर लीजिएगा। एंड कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है कि कितने मेजर हैं कितने माइनर हैं, बस पता होना चाहिए 12-13 ऐसे कुछ हैं। एंड 200 नॉन मेजर एंड माइनर पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। नॉन मेजर एंड माइनर में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके लिए आप लोग एक बार गूगल करना, कमेंट में मुझे बताना, नहीं समझ में आएगा तो मैं कल बताऊंगा। लेकिन मेजर एंड जो माइनर होता है ये दिमाग में होना चाहिए। Up to 100% FDI is allowed under the automatic route for port and harbor construction. Significance of the port sector क्या है भारत के लिए, 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है। अबाउट 95% ऑफ इंडिया ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 65% ट्रेड बाय वैल्यू इज डन थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। हमने क्या पढ़ रहे थे, हम छाबार पोर्ट पढ़ रहे थे, हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर समझ रहे थे, तो क्या हो रहा था, सब पोर्ट के थ्रू ही तो चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो वो हमने पहले पीछे देख लिया है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एक काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट इन इंडिया, हैविंग ऑल बर्थ्स बीइंग ऑपरेटेड ऑन द PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। चलिए
थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में और भी अभी देखेंगे। भारत में पोर्ट ओनरशिप का मॉडल क्या होता है? तो पोर्ट ओनरशिप का भारत में मॉडल है, सबसे पहला लैंडलॉर्ड पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था। इसमें क्या होता है, पोर्ट अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ओन करती है और प्राइवेट एंटिटीज जो है वो मेंटेन करती है ऑपरेशन। काइंड ऑफ आप एयरपोर्ट ले लो, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट है, अडानी ग्रुप इसको मेंटेन करता है ऑपरेशंस को, पर अथॉरिटी कहीं ना कहीं आज भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन करी जाती है। सर्विस पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट अथॉरिटीज ओन्स द लैंड एंड ऑल अवेलेबल असेट्स एंड कैरी आउट ऑल द ऑपरेशन देमसेल्व्स। कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट इज एंटायरली प्राइवेटाइज्ड एक्सेप्ट द ओनरशिप रिमेन्स पब्लिक, फॉर एग्जांपल मुंद्रा। तो ये आपके देखिए भारत के कुछ पोर्ट्स हैं जिनके यहाँ पे हमने इमेजेस डाल रखी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला बिल, आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद देखिए एक न्यूज़ है कि इंडिया चाइना कन्फर्म विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम PP-15 इन लद्दाख। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब देखो इसमें पूरा मैटर तो डिस्कस करने वाला कुछ है नहीं, कुछ एडिटोरियल आएगा, कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, तब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूज़ को इतना दिल पे मत लिया करो, शॉर्ट शॉर्ट में निपटा दिया करो। कुछ नई चीज़ ऐसी आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, हम बहुत डिटेल में करेंगे। ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट। देखो हुआ क्या था, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी उससे जो है यूएस बाहर आया था। उसने अपने साथी कंट्री से कहा था कि ईरान पे सैंक्शन लगाओ। उस समय तक भारत जो है वो ईरान से सेकंड नंबर पे हाईएस्ट अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट करता था। फिर क्या हुआ, जब यूएस ने आप पे प्रेशर डाला तो आपने ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया। इससे क्या हुआ कि ईरान की इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है, पर आपको छाबार पोर्ट भी चाहिए, आपको ईरान से दोस्ती भी रखनी है। तो अब ईरान जो है इंसिस्ट करेगा तो भारत को कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कहाँ पे होने वाला है? ये SCO में होने वाला है। अब SCO में ये भी देखने वाली बात है कि जो 1-to-1 मीटिंग करते हैं, साइडलाइन ऑफ द मीटिंग, वो क्या होता है, जैसे कि SCO की मीट है, उसके अलावा भी फिर इंडिया चाइना के लीडर्स मिल रहे हैं, इंडिया रशिया के मीटर्स 1-to-1 मिल रहे हैं, तो उसे कहते हैं साइडलाइन पे जो मीटिंग्स होती हैं। तो देखते हैं ईरान और इंडिया के बीच में क्या चीज़ें निकल के आती हैं। एक अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो किसी ने कह दिया है कि वकील ने है, उन्होंने कहा है कि 103rd अमेंडमेंट वॉज ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ लेना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ है नहीं। क्या है 103? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन था। इंडिया टू होल्ड G20 समिट इन 2023, तो बिल्कुल सही है, तो हमें पता ही है, हम तो इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं। चलो एक बार बताओ, G20 का हेड सेक्रेटरीट कहाँ है? जल्दी देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। चलिए 49 अर्मीनियन सोल्जर किल्ड इन क्लैश। तो अर्मेनिया अजरबैजान क्राइसिस हमने बहुत बार डिटेल में देखी हुई है, मैंने कितनी बार वीडियोस अटैच कर दी हैं, इस वीडियो के एंड में आपको याद भी होगा। नहीं आ रहा है तो फिर पुरानी कोई वीडियोस उठा के देख लेना, तब भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे कोई कमेंट में लिख देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे याद है मैंने कम से 4 से 5 बार ये टॉपिक क्लियर कर दिया है, तो एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आज की न्यूज़ को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 49 अर्मेनियन सोल्जर्स किल्ड इन क्लैश, इंडिया टू होल्ड G20 समिट इन 2023, 103rd अमेंडमेंट वॉज ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा किसी ने कहा है। ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट, ठीक है। इंडिया चाइना कन्फर्म्स विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम PP-15 इन लद्दाख, एक पॉइंट का नाम है वो। मॉडल ऑफ पोर्ट ओनरशिप पढ़ा हमने, इस बिल के बारे में पढ़ा, इंडियन पोर्ट बिल जो आया हुआ है। मेजर पोर्ट क्या होते हैं, माइनर पोर्ट क्या होते हैं, पूरी कहानी हमने समझी है, डिटेल में समझी है, गलत ना करना अगर एग्जाम में आएगा। इसके बाद पेटेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक चीज़ समझी हैं, बहुत एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए ऑल अलाइनमेंट हो गया, बजवर्ड हो गया, ये SCO वाला पूरा आर्टिकल देखा था हमने। फिर यहाँ पे हमने जो एक आर्टिकल देखा कि कैसे भारत के नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स के बीच में थोड़े से डिफरेंस हैं, और क्यों साउदर्न स्टेट जो है वो हमेशा कंसर्न रेज करते हैं इस चीज़ के लिए। बाकी आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करना चाहें, आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो भी कोर्स आप चाहते हैं उस कोर्स में जाना है, डेमो क्लास देखनी है, इनरोल कर लेना है। कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमें। दैट्स इट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय। नगोर्नो काराबाख रीजन और जो एक सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, या कह लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो एक 44 दिन का युद्ध हुआ है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स का, अगर हम भारत की बात ना करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स का इस साल की सबसे बड़ी घटना है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट घटना है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद। चलिए, अब बात ये भी आती है कि सर हम क्यों पढ़ें, इस रीजन की बात है। देखिए, बात इस रीजन की जरूर है, पर यहाँ पे क्या है, जियोपॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है।
जो आगे जाके आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, आगे जाके आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, और अल्टीमेटली ये जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से खेली जाती है वो हर कंट्री पे इम्पैक्ट डालती है। बड़ी बात ये है कि इस तरीके का वॉर काफी समय बाद लड़ा गया है। छोटा सा वॉर था, पर हाँ लड़ा गया वर्ल्ड वॉर वन की स्टाइल में। ट्रेंचेस खींची, टैंक्स हुए, और नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हुआ। तो ये आपका जो ये वॉर लड़ा गया है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल देता है कि अभी के जो वॉर हैं छोटे स्केल पे कैसे होते हैं, और कैसे बड़ी बड़ी पावर जैसे रशिया, टर्की कैसे इन्वॉल्व हैं, हम ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक अगर टाइमलाइन सर्च करें, ये आपकी 1 जुलाई से कुछ शुरू हुई बात। अच्छा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे हम समझेंगे। जुलाई से बात शुरू हुई। आपका एक कंट्री है अर्मेनिया, और दूसरा कंट्री है आपका अजरबैजान। ठीक? अब ये बात होती है कि भाई वो कहते हैं इन्होंने उनको पहले शुरुआत की, और वो कहते हैं इस पे इन्होंने इम्पैक्ट डाला, या फिर इन्होंने पहले लड़ाई की, ये कहेंगे नहीं इन्होंने पहली बार बमबारी की। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो जुलाई में पहली बार हुई, फिर सितंबर में एस्केलेट हुआ, सितंबर में फुल ब्रॉन बात शुरू हो गई, और अल्टीमेटली 10 नवंबर को आपका अर्मेनिया ये वॉर हार गया, और अर्मेनिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, और एक एग्रीमेंट साइन हो गया। अजरबैजान एक विक्टर की तरह निकला इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे वॉर में कहना चाहिए, इस प्रोग्राम नहीं। और फाइनली आपका दिसंबर आते आते ये देखा गया कि जो एक सीज फायर और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो आप देखेंगे कि वो एग्रीमेंट भी ब्रीच होने लगा। इसका मतलब कि अभी कोई एक वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी होती है वो अभी इफेक्टिव नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता रहेगा। पर जो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर हब था, एपिसेंटर था, ये जो नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, वो हम समझेंगे और जानेंगे। चलते हैं, पहले हम इस पूरे रीजन को देखते हैं, इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कैस्पियन सी के बगल में अजरबैजान एक कंट्री है, और उसके पास में एक कंट्री है अर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज की। ऊपर एक बड़ा कंट्री है रशिया, एक कंट्री है यहाँ पे ईरान, और एक कंट्री जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरे खेल में आफ्टर रशिया, रशिया और टर्की। अगर आप देखें टर्की कितना बड़ा रीजन है, और उसके बगल में इसके छोटे छोटे नेबर हैं। ठीक, इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि रशिया और टर्की का पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं, थोड़ा और जूम इन करते हैं, और हम अर्मेनिया को भी इंटर कराते हैं। ठीक है, अर्मेनिया को देखते हैं और अजरबैजान को देखते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है यहाँ पे लाई करते हैं। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी दोनों ही बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। ऑयल के डिपॉजिट्स कह लीजिए, गैस के डिपॉजिट्स कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा इस रीजन में पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा तापी पाइपलाइन, है ना? तापी पाइपलाइन क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान यही एरिया है जहां से वो गैस निकालता है। सिमिलरली अजरबैजान के पास भी उसकी मेजर इकोनॉमी किससे चलती है? ऑयल और गैस से चलती है। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा एक रिसोर्स रिच रीजन है। इसलिए ऑयल और गैस के रिजर्व के चक्कर में कंट्रीज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट और अपोज करती रहती हैं। चलिए हम आते हैं और जूम इन करते हैं, और जूम इन करके हम पाते हैं, अब हम इन कंट्रीज पे आ जाते हैं। एक कंट्री है आपकी अजरबैजान, और एक कंट्री है आपकी अर्मेनिया। और लड़ाई है, आप कह लीजिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। सिमिलरली इन दोनों की लड़ाई है इस छोटे रीजन के जिसको नाम है नगोर्नो करबा। अब आप कुछ चीजें देखेंगे कि थोड़ा इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा रिलेशन भी है काफी हद तक। ठीक है, काफी सिमिलैरिटीज और पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज से। सो ये इंटरेस्टिंग एरिया क्यों है? ये इंटरेस्टिंग एरिया इसलिए है क्योंकि ये है, आप टेरिटोरी में देखें अगर, तो ये पूरा किस रीजन में आता है? ये एरिया आता है आपका अजरबैजान के अंदर, है ना? ये अजरबैजान के अंदर आता है, बट इसको रन कौन करता है? आपके एथनिक अर्मेनियंस, मतलब कि अर्मेनिया के ही लोग इसको अभी डी फैक्टो तरीके से गवर्न करते हैं। डी फैक्टो मतलब कि रियलिटी में कह लीजिए, रियलिटी में लॉ किसका चलता है? सरकार किसकी चल रही है? अर्मेनिया की चल रही है। ठीक, वहां अजरबैजान की सरकार नहीं चल रही, बोलना चाहिए थी, ये था होना चाहिए वॉज, क्योंकि अब तो वॉर हो गया और रिजल्ट पलट गया, हम वो समझेंगे। तो ये नगोर्नो कार्बा का जो रीजन है, ये रीजन क्या है? ये रीजन अजरबैजान के अंदर है, और इसको कंट्रोल कौन करता था? अर्मेनिया। हिस्ट्री भी हम समझेंगे। अब हम हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, है ना?
जो आपके कोल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी एंटिटी थी। रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज को मिला के अपना एक इसने यूएसएसआर की स्थापना की। ठीक, उस यूएसएसआर में जो आपका यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? 1917, एक रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर की स्थापना हुई। यूएसएसआर में क्या बना? आपका दो नई कंट्री जो यूएसएसआर के पार्ट थे, आप ये देखें, कंट्री नंबर 9 आर्मेनिया और कंट्री नंबर 10 अजरबैजान। तो ये यूएसएसआर के पूरे कंट्रोल में रहे ये दोनों कंट्री। पर यूएसएसआर ने जो कंट्री नंबर 10 था उसका प्लेस दिया कंट्री नंबर 10 को, बोला कि भाई ये कंट्री नंबर 10 है और ये जो एरिया है ये अजरबैजान को मिलना चाहिए भाई। ये यूएसएसआर का मानना था, उन्होंने जिस तरीके से मैप ड्रॉ किया। पर यहाँ रहते कौन लोग थे? यहाँ रहते थे अर्मेनियन लोग, एथनिक अर्मेनियन लोग। इन अर्मेनियन लोगों ने कहा नहीं 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 भाई, हम अजरबैजान का पार्ट नहीं बनेंगे, हम व्हाई विल बी द पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी 1920 से। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन कहाँ है? 1920 से ही इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन है, जब से यूएसएसआर की स्थापना हुई। लेकिन यूएसएसआर में बड़े बड़े आपके बहुत डिक्टेटोरियल और बहुत ही टोटलिटेरियन तरीके के राजा, वो सॉरी रूलर है, स्टालिन वगैरह। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, आपको रहना पड़ेगा अजरबैजान के अंदर। तो ये जो अर्मेनिया के लोग जो रहे यहाँ पे, ये हमेशा क्या करते रहे? प्रोटेस्ट करते रहे। समझिएगा इस चीज को। ये प्रोटेस्ट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक, एक और चीज समझते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में, थोड़ा उनकी कंट्री की भी दशा समझते हैं। अर्मेनिया जो कंट्री है, इसमें करीब 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख लोग कितने ही होते हैं आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा लोग तो हमारे दिल्ली में रहते हैं, जहां पे 95% लोग क्रिश्चियन हैं। जबकि आपके अजरबैजान क्या है, वहां पे 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है और करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको लग सकता है कि ये रिलीजियस वॉर रहा होगा, ये रिलीजन की वजह से लड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब क्या है? दोनों ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको इस्लामी फॉलो करना है अजरबैजान में, या आपको क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करनी है अर्मेनिया में, ऐसा नहीं। ठीक, आपकी जो वॉर हुई वो आपके रिलीजियस टेंशन की वजह से नहीं हुई। जो टेंशन ईरान और सऊदी के बीच में है, जो टेंशन एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, वैसी टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन है इस टेरिटरी को लेकर। अच्छा, अगर हम इस टेरिटरी को लेकर बात करें, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं केवल, इतने बड़े से एरिया में। ये काफी माउंटेनियस एरिया है, माउंटेन्स काफी हैं यहाँ पे। बट फिर भी इस एरिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना दोनों लोग चाहते हैं। चलिए, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं 1920 की, थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1920 में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, पर बड़े बड़े रूलर होने की वजह से और यूएसएसआर के मजबूत होने की वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ हो नहीं पाया। फिर आते आते 1988 आया। 1988 में क्या होने लगा? आपका यूएसएसआर वीक होने लगा, आपके यूएसएसआर के टूटने की नौबत आने लगी। तो 1988 से 1994 के बीच में यहाँ पे क्या चलता रहा? फर्स्ट वॉर चलता रहा। वॉर चलता रहा किसके बीच में? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ये दोनों लड़ते रहे कि भाई इस जगह पे किसका कंट्रोल होगा। फिर 1994 में रशिया ने इनको हेल्प किया। रशिया ने बोला ऐसा करो कि भाई जो उस समय कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और ये बोला गया कि भाई ये आपका नगोर्नो काराबाख जो रीजन है, ये अर्मेनिया की एक गवर्नमेंट चलाएगी। तो अभी हम जो स्टेटस को आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले हम जो स्टेटस को देख रहे हैं, वो 1994 का बना हुआ है। पर आपको लगता है कि अजरबैजान इसमें खुश रहेगा? क्या उसको अच्छा लगेगा कि उसकी टेरिटरी के अंदर एक छोटा सा टेरिटरी किसी और का है? तो टेंशन हमेशा हाई रही। जैसे कि 2016 में भी कुछ ना कुछ फाइट होती रही, कुछ ना कुछ लड़ते भिड़ते रहते हैं। जैसे हम कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान आपस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ और चलती, थिंग्स कीप ऑन गोइंग, इजंट इट? अब आया मेजर टाइम, आया आपका 2020 का। 2020 का टाइम आया, ऑयल गैस के प्राइस कम हो गए, क्रूड ऑयल के प्राइस काफी कम हो गया, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया। इन सब की इकोनॉमी की बिल्कुल दशा डूब गई, क्योंकि ये सब इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थी ऑयल और गैस पे। और जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो क्या करते हैं लोग? आप समझिए, जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो लोग किसकी तरफ जाते हैं? वॉर की तरफ। ताकि आपके जो लोग हैं, जो ऑयल और गैस के प्राइस कम होने की वजह से दुखी हैं, बिकॉज आपकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट है। तो लोगों को अगर आप वॉर का क्या बोलते हैं उसको, झुंझुना पकड़ा दें, सो दे विल बी हैप्पी कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं आपको पहले अर्मेनियंस को हरा दो,
भले ही हम कम कपड़े पहन लेंगे, हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमें खाना मिले चाहे ना मिले, बट हमें जीतना है आर्मेनियन से। तो वो वॉर की बात शुरू हो गई। तो इसके पीछे का ये भी कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपका वॉर शुरू हुआ, वॉर की बात शुरू हुई, और फिर आपको हेल्प किया, आपके अजरबैजान को हेल्प मिली सबसे बड़ी टर्की से। अजरबैजान को हेल्प मिली इजराइल से। किस चीज में? वेपन्स में। और अल्टीमेटली अजरबैजान ने आर्मेनिया को हरा दिया, और आर्मेनिया की जो एक मेजर सिटी थी, शुश्ता सिटी, उसको वो फॉल कर गया। और अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, अब हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, अब हमारी अब टेरिटरी ले लीजिए। तो ये हुई आपकी कहानी वॉर की। ठीक, तो अभी क्या स्टोरी हो गई? ये एरिया मेजरली या प्रेडोमिनेंटली किसने ऑक्यूपाई कर लिया? अजरबैजान ने, जो पहले आर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ले रखा था। एक आर्मेनिया की सरकार थी, सेल्फ गवर्नमेंट, उसको को दे दिया। हमें बहुत निटी ग्रिटीज में भी नहीं जानना है, लेकिन आप थोड़ा बहुत समझना है। चलिए, 1988 में, जैसा मैंने बोला, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेजिस्लेचर ऑफ आर्मेनियन इनक्लेव, किसकी बात हो रही है? इस इनक्लेव की, नगोर्नो काराबाख। इसने एक रेफरेंडम किया और बोला कि भाई हम अजरबैजान से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम डिस्कस किया है कि 1988 में यूएसआर वीक होने लगा। तो यहाँ इनक्लेव के लोगों को लगा कि यार हमें फिर से, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी जो सबको बांध के रखी थी वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो हम रेफरेंडम करते हैं और हम अजरबैजान से अलग हो जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर वॉर हुआ जो हमने पढ़ा। चूंकि यूएसएसआर ने हमेशा, समझिएगा इस बात को, यूएसएसआर ने हमेशा नगोबो कार्बा को किसका पार्ट माना? अजरबैजान का। तो इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से नगोबो कार्बा किसका पार्ट है? अजरबैजान का। तो एज पर द इंटरनेशनल लॉ अजरबैजान डिक्लेयर दीज लेक्टेंस इलीगल, मतलब आर्मेनिया का इसको कंट्रोल करना इलीगल है। इसलिए अजरबैजान के पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन रहा कि हम भाई इस नगोबो कार्बा को हम कभी भी अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे, और कर भी लिया उन्होंने। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज के स्टेक्स की। यहाँ पे अब जैसे रशिया की बात करते हैं। रशिया के दोनों ही कंट्री से अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे आर्मेनिया हो। रशिया का एक मिलिट्री बेस है आर्मेनिया में, और इनके अजरबैजान को ये क्या देते हैं? खूब सारे वेपन्स देते हैं। तो रशिया के दोनों से रिलेशन है, इसलिए रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। कभी भी इनके बीच में पीस बिठानी होती थी, अगर कि पीस करानी हो तो भैया रशिया से बोलो, क्योंकि वो दोनों के बराबर बराबर दोस्त हैं। पर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर निकल के आया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, टर्की। जो टर्की पूरी तरीके से क्या निकला? प्रो अजरबैजान। अब टर्की की मानसिकता क्या है? हम टर्की को कभी और भी डिस्कस करेंगे, एर्डोगन की बात करेंगे। बट टर्की की मानसिकता आप देखिए, इतना बड़ा कंट्री और उसके बगल में चिन्ह चिन्ह छोटे छोटे कंट्री है ना, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये चाहता है कि हमारा कंट्रोल इन कंट्रीज पे रहे, ताकि इस पूरे रीजन में हमारी हेजेमनी बनी रहे, इस रीजन में हमारी ही बात चले। तो टर्की ने पहले बोला कि भैया हम तो अजरबैजान का साथ देंगे, और हमें अगर मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़े तब भी हम इसको तो सपोर्ट देंगे ही देंगे, एट एनी कॉस्ट। इसको सपोर्ट हमें देना ही देना है। और बोला कि हम अपोज करेंगे किसको? आर्मेनिया को। क्योंकि आर्मेनिया के साथ हिस्ट्री का, टर्की का हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, टर्की वर्सेस आर्मेनिया। आप विकिपीडिया पे गूगल कर सकते हैं। एक जीनोसाइड हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, जहां पे ऑटोमन्स ने आर्मेनियंस को खूब मारा। उसको बोलते हैं आर्मेनियन जीनोसाइड। उस जीनोसाइड में क्या हुआ कि ऑटोमन्स ने, जो टर्की के पहले क्या था इस जगह पे? ऑटोमन अंपायर था। सुना होगा आपने ऑटोमन अंपायर, जब आपने, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, तो जो ऑटोमन अंपायर था, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया, उस ऑटोमन अंपायर ने आर्मेनियंस को खूब मारा। इसलिए आर्मेनिया में हमेशा टर्की के लिए क्या रहती है? नफरत रहती है। और टर्की को भी आर्मेनिया पसंद नहीं है। और टर्की और अजरबैजान, समझिए, ये कहते हैं कि कभी ऐसा जिनोसाइड हुआ ही नहीं। जो आपके ये टर्की और अजरबैजान कहते हैं हमने कभी तो ऐसा जिनोसाइड किया ही नहीं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात भी है। तो इसलिए टर्की ने बोला हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे आपके अजरबैजान को। और इसलिए ये वॉर किसने जीता? अजरबैजान ने जीता। क्यों? Azerbaijan ने placed its bet on sophisticated weapons while Armenia relied on the old Russian-made arms and obsolete strategy. नए नए वेपन मिले अजरबैजान को, टर्की का सपोर्ट मिला, और इसलिए अजरबैजान ने ये फाइट जीती।
इस ऑपरेशन को और भी नाम दिया गया क्या, आयरन फिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें इस पूरे रीजन में, जैसे हमने समझा इस रीजन बहुत ऑयल और गैस रिच है। अच्छा, टर्की ने साथ और भी क्यों दिया, एक दो बातें और भी हैं। टर्की ने साथ इसलिए भी दिया क्योंकि टर्की में एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अजरबैजान की तरफ से आता है। टर्की को अजरबैजान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई कह लीजिए, पैसा डालना, इन्वेस्ट करना। प्लस अजरबैजान के पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल और गैस भी है। तो टर्की को हमेशा वही चीज, हमको तो भाई ये पसंद है अजरबैजान, है ना, इसलिए उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी पूरी तरीके से अजरबैजान का सपोर्ट किया। चलिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने जो देखा, हमने क्या समझा, इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने समझा कि एक कॉन्फ्लिक्ट था एक टेरिटरी के लिए, जिसके रूट्स हैं आपके कोल्ड वॉर के पहले के समय के, यूएसएसआर के समय के, और उसके जो अभी जो रिसेंट वॉर हुआ, वो वॉर भी किस बेसिस पे हुआ, एक कंट्री को रीजनल पावर्स ने सपोर्ट किया, टर्की ने, ऊपर से रशिया ने, इधर से ईरान ने, और उस सपोर्ट की वजह से इसने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। बट इसके पीछे की एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये देखिए, एर्डोगन प्रेजेस अजरबैजान्स ग्लोरियस विक्ट्री कॉल्स फॉर रिजीम चेंज इन अर्मेनिया। एर्डोगन तो कहते हैं, एर्डोगन मतलब टर्की, और एर्डोगन तो ये तक भी कहते हैं कि भाई हमें अर्मेनिया में रिजीम चेंज कर देना चाहिए, अर्मेनिया में जो आपके राष्ट्रपति हैं इनको भी हटाओ और अपना ही बढ़िया बंदा बैठाते हैं। ठीक, हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे कि ऐसा और भी क्या इश्यूज हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहां हम इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। वो इशू है एक्सेसिव नेशनलिज्म का। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई बच्चा अर्मेनिया में पैदा होता है तो उसको बचपन से क्या सिखाते हैं कि अजरबैजान क्या है, अजरबैजान आपका इनमी कंट्री है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा अजरबैजान में पैदा होता है तो क्या है वो, कि भाई आपको इससे हेट करना है, अर्मेनिया से हेट करना है। तो जो बचपन से जो हेट इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है बच्चों में, वो हेट का ही क्या है, ये रीजन है। और ये हेट ही बताते हैं, कई एनालिसिस्ट, आप कई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पीस यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। हमने देखा दिसंबर में क्या हुआ, जो आपका पीस एग्रीमेंट था वो वायलेट हो गया। तो पीस क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये पूरा वॉर क्या है, प्रोपोगेंडा पर बेस्ड है। ये पूरा वॉर क्या है आपका, डिसीट पर बेस्ड है। एक एक इंडोक्ट्राइन किया गया है बच्चों को बचपन से कि अर्मेनिया आपका एनिमी है, वो आपका एनिमी है। ठीक, अच्छा एक और रीजन हमें जानना चाहिए इस पर्टिकुलर एरिया में, यही रीजन है, ये छोटू सा कॉरिडोर है, आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर नगो कार्बा और ये आपका अर्मेनिया के बीच में, इसको बोलते हैं लेचिन कॉरिडोर। इस लेचिन कॉरिडोर को, ये आपके 10 नवंबर के एग्रीमेंट के हिसाब से कौन संभालेगा, रशिया की फोर्सेस संभालेंगी 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो ये लेचिन कॉरिडोर भी इसलिए आपको पता होना चाहिए। सो अल्टीमेटली हमने पूरी कॉन्फ्लिक्ट से क्या सीखा, पूरी कॉन्फ्लिक्ट से हमने अल्टीमेटली सीखा कि कैसे आपके जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड, उसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन हुए, कैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एक छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक छोटा सा वॉर दिखाया 2020 में, और कैसे अभी भी पीस नहीं आएगी, पीस अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये बेस्ड है अल्ट्रा नेशनलिज्म पे। जो सेम हम देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के केस में भी, इंडियंस को सिखाया जाता है कि पाकिस्तानी एनिमी है और पाकिस्तानीज को सिखाया जाता है कि इंडियन एनिमी है। तो प्रोपोगेंडा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये सभी इसके पीछे के कारक हैं। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं।